गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हम आपको जो जैव विकास पाठ से बातें चल रही थी जिसमें आपने लैमार्कबाद को पढ़ा था, लैमार्क के नियमों को लैमार्कबाद के नाम से जाना गया। आज हम आगे उसी में आपको बताएंगे कि लैमार्कबाद में आपने पढ़ा कि पहले लक्षण के रूप में अंगों की बढ़ने की प्रवृत्ति, दूसरे लक्षण के तौर पे आपने यह पढ़ा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और तीसरे में आपने पढ़ा कि अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। लैमार्क ने अपने इन बातों को जिराफ के ऊपर, जो जिराफ है उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करके लैमार्क ने अपने सिद्धांत को, जैव विकास के सिद्धांत को समझाया। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन जो थी वो छोटी थी। वातावरण के में परिवर्तन हुआ, वनस्पतियां धीरे धीरे कम हो गई और जमीन से धीरे धीरे वो लुप्त हो गई, और इस प्रकार उनके पूर्वज जो थे वो भोजन को पाने में असक्षम होने लगे, और फिर उन्हें जो बड़ी बड़ी पेड़ पौधे थे उन तक पहुंचने के लिए अपने गर्दन को उचकाना पड़ा, और वो गर्दन को उचकाए और अगले पैर को भी ऊपर किए, जिसके कारण उनका अगला पैर और गर्दन धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि आपको ये बताया गया अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, जिन अंगों का प्रयोग होता है वो प्रबल होते हैं, सबल होते हैं और उनका विकास होता है, और एक बार विकसित होने के बाद उनकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति हुई, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरीके से जाने लगे। इसी प्रकार लैमार्क ने एक बात और बताई कि पहले सांपों में पैर पाया जाता था, लेकिन वह पैर क्या हुआ, लुप्त हो गया, क्योंकि उनको झाड़ी में अपने शत्रु से बचाव के लिए जब वो दौड़ते थे घुसने के लिए अपने बिल में, तो उनके पैर जो थे उनको अवरोध उत्पन्न करते थे। ऐसी दशा में उन्होंने पैरों से काम लेना बंद कर दिया, जिससे वह पैर धीरे धीरे खत्म हो गए, और ऐसे लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती रही, और आज सांप के पास पैर नहीं पाया जाता है। तो यह तो आपका लैमार्कबाद से संबंधित बातें थी। अब आपका आता है कि डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो आज आपको मुख्य रूप से डार्विनवाद बताया जाएगा। डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन सिद्धांत आप लिख भी सकते हैं हेडिंग के तौर पर, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको डार्विन के विषय में बताया जाए थोड़ा से, डार्विन कौन थे, कैसे थे। जैव विकास का संबंध जो होता है यह डार्विन से भी काफी रिलेटेड है। यह डार्विनवाद के पहले लोगों का ईश्वरवाद में मानना था कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि का सिद्धांत, सृष्टि का बनना हुआ, ऐसा मानना था। 22 वर्ष की उम्र में डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के सर्वेक्षण जहाज बीगल पर अनेक महाद्वीपों का क्या किया, वहां के वातावरण का, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन की, वहां की स्थिति परिस्थिति को उन्होंने, वहां के जीव जंतुओं का अध्ययन किया, वहां के जीवाश्मों और चट्टानों का अध्ययन किया, और डार्विन यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी पर जो जाति जैसी आज दिखाई देती है वह प्रारंभ में वैसी नहीं थी। उनमें बहुत सारे परिवर्तन थे और उनमें विकास होता चला गया, और वह परिवर्तन आज इस तरीके से दिखता है कि वो नया सा दिखने लगा, एक जाति ही नहीं दिखने लगा, वो एक नया जीव दिखने लगा। जो
आल्फ्रेड बैसल नामक एक साइंटिस्ट ने यह दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका का भ्रमण करके प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक चयन का अध्ययन करके जीवों की किस्मों में मूल दशा में अनिश्चित रूप से बदले जाने की प्रवृत्ति नामक लेख लिखा। इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप में बदल जाने की प्रवृत्ति। इन लेखों को उन्होंने लिखा। वायलेस और मार्क्स के आबादी पर लेख से प्रभावित थे। वायलेस मार्क्स के आबादी पर लेख से प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसोल वायलेस ने 1858 में जीव जातियों की उत्पत्ति नामक लेख को प्रकाशित किया और 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में बताया। और इस तरीके से जो तथ्य सामने आए वह इस प्रकार हैं। उन्होंने पहली बात बताई जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। पहली बात इन्होंने बताई जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। किसी भी जीव के द्वारा इन्होंने बताया कि अधिक से अधिक जीव संतान उत्पन्न किए जाते हैं। वह इसलिए अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न करता है जिससे उसका विकास हो, क्योंकि बहुत सारे जीव जो होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा एडाप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में उनके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मारे जाते हैं और अगर वो कम से कम संतानें पैदा करेंगी तो उनका विकास इस सृष्टि पर नहीं हो पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि एक खरगोश एक वर्ष में 4 बच्चे देता है और हर 6 माह में वह 4 बच्चे को दे सकता है। और इस प्रकार से एक सीपी वर्ष भर में लगभग 6 लाख तक अंडे देती है, किंतु सारे अंडे वयस्क नहीं हो पाते हैं। और हाथी में जो संतान उत्पन्न करने की दर है वह आपका 30 से 90 वर्ष की आयु में लगभग 6 से 7 संतान उत्पन्न करती है। तो अगर ये सबके सब जिंदा रहें तो पूरी सृष्टि हाथी से ही भर जाएगी या सीपी से ही भर जाएगी। इसी तरीके से आपके मच्छर के संतान उत्पन्न करने की दर भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यह अगर आपके पूरे के पूरे जीवित रहेंगे तो फिर ये दशा बन सकती है, लेकिन इनकी बहुत सारी संतानें मारी जाती हैं तमाम संघर्षों के कारण, जिससे ये इनकी कुछ ही जातियां बच पाती हैं और वही जाति इनके विकास को आगे ले चलती हैं। तो इसलिए किसी जीव को अधिक से अधिक संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखनी चाहिए। दूसरी है प्रत्येक जीव की अस्थायी संतुलित आबादी। दूसरा नियम है इसका, प्रत्येक जीव जाति की अस्थायी संतुलित आबादी। यह आप जो ऊपर अभी बातें बताई गई उनसे आपको ये लग रहा होगा पृथ्वी पर एक ही जीवजात कुछ वर्षों में आधिपत्य स्थापित कर सकते, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी जात के सभी सदस्य जीवित नहीं रहते हैं। जीवन संघर्ष के फलस्वरूप जातियों की आबादी या समिष्टि जिसे आप कहते हैं वो लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। यह बात दूसरी है कि मनुष्य ने अपने विशेष बुद्धि और बल पर इन प्राकृतिक कारकों पर क्या कर पड़ा, विजय प्राप्त कर लिया है। वो एक अलग बात है कि उसकी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन बाकी की आबादी जो होती है वो संतुलित बनी रहती है।
तीसरी बात है जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीव अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए, अपने जैव विकास को बनाए रखने के लिए जीवन भर भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, जनन के लिए संघर्ष करता है। और यह संघर्ष उसके अपने जाति के, सजाति और अंतरजाति तथा वातावरणीय संघर्ष हो सकते हैं। तो जो इन संघर्षों के उपरांत बचते हैं उनका तो विकास होता है, और जो इन संघर्षों के उपरांत नहीं बच पाते हैं उनका विकास नहीं होता। तो अभी आप जो है डार्विन के इन नियमों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको अन्य बातों को डार्विन के सिद्धांत में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।